नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज में हूं आपके साथ रूपनारायण शर्मा। नजर डालते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों पर। राजस्थान में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के मनोहरपुर के पास मजदूरों से भरी एक प्राइवेट स्लीपर बस हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई। करंट दौड़ने के कारण बस में भीषण आग लग गई और इस हादसे में बस में सवार 10 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि अन्य 5 मजदूरों की हालत नाजुक होने पर उन्हें तुरंत जयपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि मजदूरों से भी भरी यह बस उत्तर प्रदेश से मनोहरपुर के टोडी स्थित ईंट भट्टे पर आई थी। रास्ते में बस ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे बस में करंट फैल गया और स्पार्किंग से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया और घटना की जांच शुरू कर दी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के मनोहरपुर के पास मजदूरों से भरी एक प्राइवेट स्लीपर बस के हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से हुई हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के लिए प्रदेश भर के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, जयपुर के मनोहरपुर में हुई बस दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लिखा, जयपुर के मनोहरपुर क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से एक स्लीपर बस में आग लगने से हादसा दुखद है। ईश्वर दिवंगत जनों की आत्मा को शांति प्रदान करे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, जयपुर के मनोहरपुर में श्रमिकों से भरी बस के हाई टेंशन लाइन छूने से आग लगने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार दुखद है। राजस्थान में जिस प्रकार से आए दिन हादसे होने से आमजन अपनी जान गंवा रहे हैं, यह चिंताजनक है। राजस्थान में चुनाव आयोग 28 अक्टूबर से SIR की शुरुआत करने जा रहा है। इसी को लेकर राजस्थान का सियासी पारा गर्म है। कांग्रेस जहां इस पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी से एक अच्छा कदम बता रही है। इसी को लेकर बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि चुनाव आयोग की ये अच्छी पहल है। इससे मतदाता सूची में पारदर्शिता आएगी और जो फर्जी नाम हैं वो हटाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेश के अवैध रूप से रह रहे लोगों पर भी सवाल उठाया। राठौड़ ने कहा, इन लोगों ने इस देश को धर्मशाला समझ रखा है और कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इनको सह देते हैं। इसीलिए चुनाव आयोग के द्वारा SIR कराना जरूरी है। आपको बता दें, फेज 2 में चुनाव आयोग 12 राज्यों में SIR शुरू कर रहा है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक SIR की प्रक्रिया चलेगी। SIR एक अच्छा चुनाव आयोग ने अच्छा निर्णय लिया है, तो राजस्थान में भी SIR होना चाहिए। इसमें क्या होता है, मतदाता पुनरीक्षण होता है और ये वैसे तो हर बार अपनी परंपरा भी है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता ही होता है, जिसमें कोई नौजवान जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ना होता है और जो इस दुनिया से चला गया उसका नाम मतदाता सूची से हटाना पड़ता है। अब कई क्षेत्रों में ऐसे लोग जिनका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया, जिन्होंने इस देश को धर्मशाला समझ रखा है कि यहाँ आओ, खाओ पियो, मौज करो और यहाँ से छोड़ के वापस चले जाओ। उनका इस देश के प्रति कोई लगाव नहीं रहता है। कौन इस देश का सही शासक हो सकता है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो एक धर्मशाला के रूप में उपयोग करना होता है कि यहाँ से फायदा उठाओ। कई लोगों के नाम कई राजनीतिक दलों ने स्वार्थवश जुड़वा दिए। ऐसे लोगों के नाम जुड़वा दिए जो उनको वोट बैंक समझते हैं अपने हिसाब से कि हमें इन लोगों का वोट लेना है, तो उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा देते हैं, जबकि उनका इस देश के हित को लेकर के कोई चिंता नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे लोगों के नाम कटना वाजिब है, यही SIR है। ऐसे लोगों का नाम यदि काटा जाता है तो दुख क्यों होता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। ऐसे ही राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ लोगों के नाम जुड़वा दिए हैं, फर्जी आधार भी बनवा दिए और जुड़वा दिए और उनका वोट वो लेकर के
और सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इस देश पर शासन करने का अधिकार उसी को है जो इस देश के प्रति आत्मीयता का भाव रखता है, जो इस देश के हित की चिंता करता है, आम नागरिक के हित की चिंता करता है, कौन अच्छी तरह शासन दे सकता है इसकी चिंता करता है। लेकिन जो धर्मशाला समझ के आए हैं वो कभी इस देश की चिंता नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का नाम कटना बहुत जरूरी है। कई रोहिंग्या है, कई बांग्लादेशी है, वो इस देश में आ गए, माइग्रेट होके आ गए, छुप के आ गए, कैसे भी आ गए। कोई लेबर के रूप में काम कर रहा है, कोई घरेलू नौकर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वो कब चले जाएंगे कुछ भी पता नहीं। लेकिन वोट देकर के चले जाएंगे, पैसा लेकर के वोट कुछ भी कर देंगे, वो इस देश के हितैषी नहीं। ऐसे लोगों का नाम करना चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से जोड़ने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार सुबह कार्यालय आने पर राष्ट्रगान और शाम को लौटते समय राष्ट्रगीत गाया जाएगा। इन दोनों अवसरों पर उपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की ही हाजिरी मानी जाएगी। ये निर्देश स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभाग के सभी कार्यालयों में लागू होंगे। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों में राष्ट्र भावना और अनुशासन की भावना मजबूत होगी। इसीलिए मैंने कहा ना कि जब वो राष्ट्र गान के समय वहाँ उपस्थित होगा तो उसकी उपस्थिति होनी, वहीं उसकी उपस्थिति होगी और लास्ट में भी उसकी उपस्थिति होगी जब राष्ट्रगीत होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो संभव होना है। ऐसा स्कूल और पंचायत राज के सभी मेरे पास तीन डिपार्टमेंट है, पंचायत राज, शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, तीनों के कार्यालय। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बुधवार 29 अक्टूबर को आरएलपी अपना 7वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस अवसर पर पार्टी ने बीकानेर में एक महारैली आयोजित करने का ऐलान किया है, जिसमें लाखों की संख्या में आरएलपी समर्थकों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। महारैली का नेतृत्व पार्टी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए क्षेत्रीय गायक गजेंद्र अजमेरा ने एक गाना गाया है जो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। इस गाने में किसानों के खातिर लड़ते हुए हनुमान बेनीवाल का दृश्य विशेष रूप से आकर्षक है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में इन दिनों अंता विधानसभा का उपचुनाव सियासी गर्मी पैदा कर रहा है। निर्दलीय नरेश मीणा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर इसे दिलचस्प कर दिया है। इसी बीच नरेश मीणा ने सोशल मीडिया के माध्यम से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से समर्थन की मांग की है। नरेश ने लिखा, मैं नई और सही राजनीति के लिए अंता से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। मैं कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित पूरी पार्टी से आग्रह करता हूं कि मुझे चुनाव में पूरा समर्थन दे। इस पोस्ट पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर उनका समर्थन किया और कहा, नरेश जी, आम आदमी पार्टी पूरी तरह आपके साथ है। आम आदमी पार्टी के समर्थन के बाद अब अंता उपचुनाव में नरेश मीणा की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी जयपुर में हाल ही में परिवहन विभाग और बस ऑपरेटर यूनियनों के बीच एक बैठक संपन्न हुई। इसमें जैसलमेर बस हादसे और इसके बाद सख्त जांच कार्रवाइयों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में जांच के दौरान यात्रियों को बसों से उतारकर सड़क पर छोड़ देने जैसी घटनाओं को लेकर विरोध प्रकट किया गया और साथ ही सरकार से 3 महीने की मोहलत की मांग की है ताकि वे सुरक्षा मानकों का पालन ठीक से कर सके। गौरतलब है कि जैसलमेर में 14 अक्टूबर को भयानक बस आग हादसे में 22 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि बस में सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी की गई थी, जैसे कि इमरजेंसी एग्जिट का सही न होना, वायरिंग और एसी इंस्टॉलेशन में तकनीकी गड़बड़ी। हादसे के बाद परिवहन विभाग ने पूरे राजस्थान में प्राइवेट बसों की गहन चेकिंग और सुरक्षा मानकों के पालन के लिए स्पेशल ड्राइव शुरू की थी। विभाग ने बस ऑपरेटरों को सभी गैर मान्यता प्राप्त मॉडिफिकेशन हटाने के आदेश दिए हैं और परमिट रद्द करने की चेतावनी दी गई है। आज हमारे राजस्थान के भिन्न भिन्न जिलों से मुख्य लोगों की मीटिंग हुई थी। उसमें तय हुआ कि परिवहन विभाग अगर हमें समय दे देता है गाड़ियाँ सुधारने के लिए, क्योंकि हम दुखी हैं इस बात से कि जैसलमेर की घटना हुई तो गलत हुई है। हम ये चाहते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा राजस्थान में ना हो।
इस बात को लेकर के हमारी बैठक हुई थी, तो हमने उसमें सुधार करने के लिए टाइम मांगा था परिवहन विभाग से कि भाई हमें टाइम दिया जाए, समझाइश की जाए, क्योंकि समझाइश सबसे बड़ी बात है। लेकिन परिवहन विभाग उसमें राजी नहीं है। परिवहन विभाग का सिर्फ कहना यह है कि हम तो जुर्माना करेंगे, पैसा वसूल करेंगे और कोई टाइम नहीं देंगे। जबकि आज एक पेंट सिलाने के लिए भी दर्जी जो है 5 दिन का टाइम देता है, बल्कि 15 दिन का टाइम देता है, जिसमें एक बस को तोड़ फोड़ करके दोबारा बनाने के लिए हम जो है इनसे 2 महीने 3 महीने का टाइम मांग रहे हैं, उसको देने को तैयार नहीं है। तो इससे ये समझे कि इस परिवहन विभाग के अधिकारियों के सामने जनता की कोई अहमियत नहीं है। वहाँ 25 मरे, चाहे इनकी तरफ से 50 मरे, चाहे 100 मरे, इनको सिर्फ रेवेन्यू वसूल करने का कार्यक्रम है। इस बात को लेकर हम दुखी हैं और हमारे राजस्थान के बस ऑपरेटर सारे जो आज आए थे, सब में भारी रोष है। अब हमें जो है सरकार के और विभाग के खिलाफ आंदोलन की ओर अक्सर होना पड़ेगा। राज्य का प्रत्येक स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की, परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना के लिए कटिबद्ध है, परिबद्ध है। हम बिल्कुल पूर्ण रूप से पालना करते आए हैं, करते रहेंगे। हमारी स्टेज कैरिज की बस में रूल्स के अकॉर्डिंग 50 किलो वेट प्रति यात्री का सामान ले जाने की हमें छूट प्रदान कर रखी है। अब ये कहते हैं कि साहब आप लगेज नहीं कैरियर नहीं लगाओगे। अब कैरियर के लिए कोई अलग से सेंटर का बॉडी कोड आया है और कुछ आया है। जब हमारी गाड़ियाँ पुरानी चल रही है, नई गाड़ियाँ तो उसके अकॉर्डिंग सज्जित की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग ओरिंग की जा रही है। अब जो गाड़ियाँ पुरानी निर्मित है, हम परिवहन मंत्रालय में आज इसीलिए आए हैं कि जैसलमेर के हादसे के बाद में पूरे राज्य में स्टेज कैरिज बसों को भी चालान किए जा रहे हैं। वो बिल्कुल नियम विरुद्ध हैं और हम उससे पीड़ित हैं। राज्य का प्रत्येक स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर पीड़ित है। हम 35,000 रुपये पर मंथ टैक्स देते हैं। टैक्स देने के बाद वो हमारे चालान किए जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हमें यदि हमारे में कोई कमी है, हमारी बसों में कोई कमी है, तो हमें सुधार करने का 2 महीने 3 महीने 6 महीने का समय दिया जाए कि आपकी बस में ये कमी है, इस कमी को आप पूर्ति कर लीजिए। ये जो रोड के ऊपर चलती हुई गाड़ी को रोकना, यात्रियों को रोड पर ही उतार देना, गाड़ी को जब्त कर देना, ड्राइवर के पास रजिस्ट्रेशन होते हुए, लाइसेंस होते हुए, परमिट होते हुए, टैक्स होते हुए वाहन को जब्त कर देना, ये बिल्कुल नियम विरुद्ध है। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। इसीलिए हम आज परिवहन आयुक्त महोदय से अपील करने के लिए आए थे। यही हमारी प्रमुख मांग है कि हमें समय दिया जाए सुधारने का। अभी आज हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, सारे विषयों के बारे में गंभीर चर्चा हुई। उसके अंदर एक बात हमने उनके सामने रखी मुख्य तौर पे कि गाड़ियों के अंदर जो जो परिवर्तन कराना है, वो परिवर्तन हमें किन किन बॉडी बिल्डरों से कराना चाहिए। उन बॉडी बिल्डरों की सूची भी परिवहन विभाग अपनी वेबसाइट पे डाले ताकि वो परिवर्तन सही तरीके से हो सके। और उसके अलावा हमने समय की मांग की उनसे कि हमें 1-2 महीने का समय दें, क्योंकि जो भी काम है वो उन कामों को करने में काफ़ी समय लगेगा। बॉडी बिल्डरों को कम से कम महीना 2 महीने का समय लगेगा। ये सब चीज़ें की हमने मांग की, जिसके ऊपर वो उन्होंने एकाएक पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर हमें उम्मीद है वो हमें थोड़ा उसके लिए समय देंगे। रुक करते हैं फलोदी शहर की तरफ, जहां फलोदी शहर की मूलभूत समस्याओं को बदतर होते देख कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए हैं। उनका धरना 2 दिनों से लगातार जारी है। यह धरना 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 5 दिनों तक चलेगा, जिसे लेकर कांग्रेस नेता ने प्रशासन को चेतावनी जारी की है, जिसके बाद प्रशासन की टेंशन बढ़ गई। दरअसल फलोदी शहर के कांग्रेस नेता महेश व्यास और पूर्व सभापति पन्नालाल व्यास शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे। यह धरना 27 से 31 अक्टूबर तक 5 दिनों तक जारी रहेगा। धरने में पूर्व पार्षदों के साथ बड़ी संख्या में शहर के लोग और युवा शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस सचिव महेश व्यास ने बताया कि शहर में हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर परिषद के जरिए संचालित शहर के सभी शौचालय बदहाल हालत में हैं। इतना ही नहीं, शहर की सड़कों और गलियों में मवेशियों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसे सुधारने की हम मांग कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतमाला एक्सप्रेसवे पर लाचड़ी टोल प्लाजा के पास 2 लग्जरी वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान अरुण 35 वर्ष, उनकी पत्नी वंदना 32 वर्ष और 4 वर्षीय बेटी दियारा के रूप में हुई है। हादसे की सूचना पर सांचौर पुलिस और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल सांचौर ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
पुलिस के अनुसार यह भीषण हादसा फॉर्च्यूनर और किया गाड़ियों के बीच आमने सामने की टक्कर से हुआ। जानकारी के अनुसार अरुण सूरत के कपड़े का कारोबार करते थे, जबकि उनके पिता की जसोल में मेडिकल की दुकान है। हादसे में अरुण की बेटी पहल और भतीजा भरत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सांचौर ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। परिवार सुबह ही सूरत के लिए रवाना हुआ था और घर से मात्र 135 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ही यह दर्दनाक हादसा हो गया। जयपुर में छठ पूजा के आखिरी दिन आज सूर्य देव को अर्घ्य दिया गया। 4 दिनों तक मनाया जाने वाला छठ पर्व भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित रहा। बता दें, इस पूजा का चौथा और आखिरी दिन विशेष रूप से उषा अर्घ्य के रूप में जाना जाता है। इस दिन व्रतधारी सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के समय नदी, तालाब या किसी जल स्रोत में जाकर सूर्य देव और उनकी पत्नी छठी मैया को अर्घ्य देते हैं। गौरतलब है कि छठ पूजा हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है और यह पूजा न केवल सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, बल्कि यह मान्यता है कि इसे करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए NSC 9 न्यूज़। नमस्कार।